इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज साहब बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। इम्तियाज गुल साहब, सबसे पहले तो जो असेंबलियां तहलील करने का मामला है, इमरान खान साहब ने ऐलान किया और अभी तक पीटीआई हो या पीडीएम इत्तेहाद हो, इस हवाले से कुछ कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब इस हवाले से जो हतमी ऐलान करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास कोई ऐसी काउंटर स्ट्रैटेजी है या कोई ऐसा प्लान है जिसपे वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, हुक्मरान इत्तेहाद या हुक्मरान जमात के पास हमेशा ताकत की ऑप्शन, पैसे की ऑप्शन होती है। और आपने देखा था कि जब हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाना था तो उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब और दूसरे साथियों ने इनके क्या क्या कुछ नहीं किया था, किस तरह चौधरी शुजात हुसैन साहब के पाँव पड़ गए थे। और उस वक्त आपने कुछ रहनुमाओं की मुस्कुराहटें भी देखी थी। तो अभी दोबारा कुछ उसी किस्म का खेल हो रहा है। बज़ाहिर जितने भी आप हमने तज्जिए सुने, बल्कि आपके तो सारा कुछ शहर में हो रहा है, तो पीएमएलएन के पास कम से कम उनके पास थोड़ी महदूद ऑप्शंस हैं नंबर्स के हिसाब से। अब नंबर्स को हटा के वो क्या कर सकते हैं, ये अभी उनको खुद भी समझ नहीं आ रही, इसीलिए आज़म नज़ीर तारक साहब को वो वापस ले आए हैं। लेकिन देखिए, मैं इस बात से परेशान हूं कि इमरान खान ने तो ऐलान करना था, कर दिया, उसने इनको परेशान भी कर दिया, लेकिन उसके जवाब में जिस अंदाज में अब मनसूबाबंदी हो रही है, जिस तरह बताया गया बड़े तमतराक के साथ कि अब आसिफ जरदारी साहब ने भी अब डेरे डाल दिए हैं लाहौर में, लाहौर मिशन पे वो आ गए हैं। तो ऐसे मालूम होता है कि हमारे अक्सर रहनुमा इस मुल्क को अपनी कोई जाती जागीर के तौर पर और अपने जाती मफादात की बरारी के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। यानी वो अदले का बदला है और एक हाँ जी, माइट इज राइट और टेट फॉर टैट की एक सियासत हो रही है। और उसमें जो कौमी मफादात हैं या इस मुल्क के मफादात अवाम के, वो बिल्कुल पसे पुष्ट डाल दिए जाते हैं। अब देखिए ना, जिस तरह इसाक डार साहब ने अभी आपने जिक्र भी किया कि लंदन यात्रा से वापसी के बाद या उससे पहले ही कह दिया था कि मैं डॉलर को 200 रुपए से नीचे लेके आऊंगा। लेकिन मौजूदा हालात में मालूम नहीं वो किस सदी में, किस दहाई में रह रहे हैं कि उन्हें एहसास नहीं था कि पाकिस्तान के पास अगर डॉलर कमाने की कैपेसिटी महदूद है तो फिर डॉलर की कीमत फिर होकर पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा गुल साहब, तो जी सवाल मेरा पंजाब के हवाले से हम अगर बात करें, एक तो हम ये कह रहे हैं ना कि अपनी पॉलिटिक्स कर रही है तहरीक इंसाफ के पास अपने ऑप्शंस हैं। बतौर तज्जियाकार पीटीआई का ये फैसला किस हद तक दुरुस्त था या स्ट्रोक किस हद तक ऑन टाइम था जो उन्होंने खेला कि जी हम असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं? और क्या अब वाकई आपको लगता है कि पीटीआई के लिए मुश्किल उनको लग रहा है ये फैसला करने के बाद इस पर अमल करना, या ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? बीइंग एनालिस्ट आप क्या समझते हैं? देखिए, स्ट्रैटेजी का हिस्सा तो था। अब जितना हम मीडिया को भी फॉलो कर रहे हैं उससे उसने गवर्नमेंट के लिए, हुक्मरान इत्तेहाद के लिए बज़ाहिर मुश्किल तो पैदा कर दी है। लेकिन जाहिर है इतना आसान नहीं होता अपने तमाम इत्तेहादियों और पार्टी के तमाम अरकान को एक ऐसे इंतहाई इकदाम पे मजबूर करना। मिसाल के तौर पर पंजाब में अब चौधरी परवेज इलाही साहब को बड़े अरसे के बाद इख्तियार मिला है। उनकी ख्वाहिश होगी कि कम से कम 5-6 महीने वो मजीद गुजार लें ताकि अपनी कंस्टिट्यूंसी को मजबूत कर लें। तो वैसे तो उनकी अक्सरियत नहीं है उनकी जमात की, लेकिन उसके बावजूद चूंकि इमरान खान पीटीआई के साथ वो अब नत्थी हो गए हैं, लगता यही है कि उन्होंने अपने बेटे मुने सलाई की वजह से, उसके सियासी मुस्तकबिल की वजह से खुद को पीटीआई के साथ नत्थी कर लिया है। तो वो कश्मकश में, इस शशोपंज में जरूर है कि आया हम मुकम्मल तौर पे इमरान खान के साथ चलें या फिर अपना कोई रास्ता इख्तियार करें। तो लगता है कि वो इतना आसान नहीं होगा। इवन पंजाब में पीटीआई के अपने कई अरकान भी होंगे जो कि अभी इस्तीफा नहीं देना चाहते होंगे। मैं देख रहा था कि अगर इस्तीफे दे देते हैं तो फिर शायद इलेक्शन जल्दी हो जाए, क्योंकि 22 अगस्त की स्टेटमेंट थी राना सनाउल्लाह की, जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि अगर इन्होंने 2 असेंबलियों से इस्तीफा दे दिया तो क्या होगा, क्योंकि ये बार बार तब मरियम सफदर और राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ वगैरह ही कहते कि इनको इतना अगर शौक है तो ये बस इस्तीफे दे दें।
तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि अगर इन्होंने इस्तीफे दे दिए दोनों असेंबलियों से तो फिर बड़ा मुश्किल होगा और हमें फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अभी जो सरदार या सादिक साहब और दूसरे साहबान कुछ ये इशारे दे रहे हैं कि हो सकता है कि मौजूदा कौमी असेंबली की मायात को मजीद बढ़ा दिया जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के किसी कानूनी तरीके से, तो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो गई है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के आवाम के लिए। ठीक हो गया। गुल साहब, आपने पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब का जिक्र किया और आपने कहा कि उन्होंने कहा है कि वो तरीके अदम एतमाद लाएंगे दोनों असेंबलियों के अंदर। कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद परवेज इलाही साहब की जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आप सब्र करें, कोई परेशानी की बात नहीं है, तरीके अदम एतमाद आने दें। आपको लगता है इमरान खान साहब के लिए अभी इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया था असेंबली को तहलील करने के लिए, ये जो मशवरे हैं ऑलरेडी माजी में भी कुछ इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे खान साहब के, इन पे इम्प्लीमेंट करना या इन पे अमल करना उनके लिए एक सूटेबल राह होगी या एक जो कह लें तरीका होगा? देखिए, जिस मुल्क में मुनाफकत आसपास फ्लोट कर रही हो, जिस मुल्क में अगर जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो तमाम एक हो जाएं, जिस मुल्क में एक तारीख रही है इंतखाबात को पॉल्यूट करने की, यानी इंतखाबी नताइज में गड़बड़ करने की, तो उसमें फिर जो शख्स हुकूमत से बाहर होता है, जो शख्स निज़ाम के खिलाफ होता है, उसके लिए तो जाहिर है फिर ऑप्शंस महदूद हो जाते हैं, मुश्किलात उसके लिए बढ़ जाती हैं। ठीक है। कल दो बड़े इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज हुए मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, एक आसिफ अली जरदारी साहब का था और एक मुनिस इलाही का इंटरव्यू था। अब इन दोनों इंटरव्यूज के अंदर एक तो जरदारी साहब उन्होंने कम नजर आते हैं इतने गुस्से में, कल बड़े गुस्से में नजर आए जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि क्या आप इमरान खान से बात कर सकते हैं। मैं वो अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले कोई तनकीद करना बंद तो करे फिर उसके बाद होगा, और बड़ी सख्ती से उन्होंने ये कहा। और दूसरी जानिब मुनिस इलाही साहब नाला नजर आए PTI से बाजवा साहब के मामले के ऊपर जो ट्वीट्स की गई, उन्होंने कहा कि हमें बाजवा साहब ने कहा था कि हम PTI के साथ खड़े हों, और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया PTI को। उनके जाने के बाद ये एक कहना चाहिए कि आसान फरामोशी के जुमरे में आता है। तो आपको कहीं ये जो मुनिस इलाही का खास तौर पे बयान है, इससे लगता है कि PMLQ में और PTI में कोई खलीज है जो कि जन्म ले रही है? एक जानिब असेंबली तोड़ने में डिलेज हैं, एक जानिब ये, तो कहीं कोई ऐसा लगता है आपको सूरत हाल बन रही है अब? देखिए, नामुमकिन तो नहीं है कि बाजवा साहब को बहाना बना के चौधरी परवेज इलाही और उनके साहबजादे अपने जो रिवायती इत्तेहादी हैं यानी रावलपिंडी, उनको उनके इमेज को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जनरल बाजवा तो अब तारीख बन गए, लेकिन हमें ये बात सबको याद रखनी चाहिए कि अगर फौज पाकिस्तान के सियासी मामलात में, पॉलिटिकल इकोनॉमी में गालिब रही है तो उसकी बुनियादी वजह यूनिटी ऑफ कमांड है कि चाहे कोई GHQ में बैठा है, अंदर बैठा है, या GHQ के बाहर बैठा है रिटायर होके, उसको पूरा इदारा ओन करता है और उसके सर पे तमाम लोग, तमाम जर्नल ऑफिसर्स इकट्ठे हो जाते हैं। जनरल मुशर्रफ के केस में भी हमने यही देखा था कि किस तरह उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया। तो ये हमारे सियासतदानों को ये बात समझनी चाहिए कि जब तक ये इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करेंगे, कोई कम अज कम नुकात पे इकट्ठे नहीं होंगे हमारे सियासतदान, उस वक्त तक ये जो मर्जी करते रहें GHQ से नहीं जीत सकेंगे। और ये मुनिस इलाही ने जो बातें की हैं, हो सकता है कि एक स्मोक स्क्रीन हो अपनी रिवायती जो दोस्ती है चौधरी खानदान की रावलपिंडी के साथ, उसको निभाने की कोशिशों का आगाज हो, इसको खारिज इम्कान नहीं करार दे सकते। अच्छा, और इसमें आने वाले वक्त में कुछ ऐसी सूरत हाल हो सकती है, आप कह रहे खारिज इम्कान नहीं हो सकता। दूसरी जानिब जो शदीद अरबला ने शुरू में भी जिक्र किया इकॉनमी के हवाले से, न सिर्फ ये कि इकॉनमी के ऊपर गुल साहब कुछ हो नहीं रहा, ऐसा लगता है कि कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं भी नहीं जो कि अब अनटैप किए जा सकते हैं। IMF आपको पता है फिर हमें मुश्किलात का शिकार है हम अगली किस्त लेने के लिए। और दूसरी जानिब अभी मैं पढ़ रहा था शहबाज राना साहब की एक स्टोरी जिसमें हमारे जो रिजर्व्स हैं उसको 7.5 बिलियन दिखाया जा रहा है। आई मीन ही सेड कि इट इज 7.5 बिलियन नाउ, और इसका असर हमारे दिफाई एक्सपेंसेस के ऊपर भी होने लग गया है। तो इस सूरत हाल में कोई हिकमत अमली आपको नजर आ रही है हुकूमत की? अगर नहीं तो वो क्या होनी चाहिए? बिकॉज ऐसा लगता है कि कोई हिकमत अमली है नहीं, जस्ट पॉलिटिक्स हो रही है पाकिस्तान में। मेरे ख्याल आप जो मैंने शुरू में कहा तो वही आप उसी नुक्ते पे आ गए हैं कि सियासतदान अपने अपने पार्टी मफादात, जाती मफादात की बरारी में बज़ाहिर लगे हुए हैं, इस मुल्क को अपनी जागीर समझ के।
और इसमें रावलपिंडी यानी हमारी मुसल्लह अफवाज भी मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल नहीं रह सकती इस नुक्ते नज़र से कि चूंकि सियासी गैर यकीनी है, उस गैर यकीनी को ख़त्म किए बगैर तमाम सियासी जमातें मिल बैठ के कोई मुश्तरका लायामल इख्तियार नहीं कर सकती हैं। जब तक मुश्तरका लायामल नहीं होगा, हमारे डोनर्स, एक बात सबको जहन में रखनी चाहिए कि हमारे डोनर्स और हमारे दोस्त ममालिक सब पाकिस्तान से बैसित मजमूई नाला हो चुके हैं, इसलिए कि उनको अब अंदाजा हो गया है कि इस मुल्क के सियासतदान, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी सिर्फ कर्जों की मईशत चला रहे हैं, कर्जों पे मुकम्मल इन्हिसार है। एक कर्जा लेते हैं, उसको चुकाने के लिए नया कर्जा ले लेते हैं, और ये मांगे तांगे की मईशत जो है ये अब अपने आखिरी दमों पे है। इसका मुस्तकिल इलाज तलाश करना होगा। उसके लिए तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे फौज है, चाहे सियासतदान है, उन्हें अपने अपने मफादात को बालाए ताक रख के मुल्क के मफादात को सामने रखें। इसके बगैर कोई चारा नहीं, क्योंकि इस मुल्क की क्रेडिबिलिटी, यानी सब स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा और मुल्क की इकोनॉमी को प्रायोरिटी पे रखना होगा, ना कि अपने जाती मफादात को। थैंक यू मच इम्तियाज गुल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। इम्तियाज गुल साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे अपना तज्जिया दे रहे थे।